बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 7। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हम लोगों ने ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेटर्स को हम लोगों ने इस्तेमाल करना सीखा था। और हमने देखा था कि इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके हम लोग ट्रू या फॉल्स के अंदर आंसर जो है वो ले सकते हैं। आज हम लोग इसी के अंदर एक एडिशन करेंगे, जो कि बेसिकली हम ये देखेंगे कि हम डिफरेंट रिलेशंस को कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये बात आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ आएगी। और इसको परफॉर्म करने के लिए हमें मज़ीद 3 ऑपरेटर्स के बारे में जो है डिस्कशन करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे पास एक ऑपरेटर एंड होता है, एक ऑपरेटर हमारे पास और होता है, और एक ऑपरेटर हमारे पास नॉट होता है। अगर आप लोग डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स को सामने रखें तो उसके अंदर आपने ज़रूर एंड और नॉट ऑपरेशंस पढ़े होंगे, जिसमें एंड ऑपरेशन बेसिकली लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होती है, और ऑपरेशन हमारे पास लॉजिकल एडिशन होती है, और नॉट ऑपरेशन हमारे पास बेसिकली नेगेशन होती है या कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर वैल्यू 0 है तो 1, अगर 1 है तो 0। ये मैं आपको DLD के हवाले से बता रहा हूँ, डिजिटल लॉजिक जो है डिज़ाइन के हवाले से। बट ये कॉन्सेप्ट्स पाइथन में भी सिमिलर वे में ही इम्प्लीमेंट होते हैं, और हम इसको थोड़ी देर में इनको देखेंगे भी सही। इनका बेसिकली यूज़ ये होता है कि जब हम लोग एक से ज़्यादा एंड जो है एक से ज़्यादा रिलेशन को कंपेयर करें, जैसे कि हमारे पास एक ग्रेटर है और एक लेस, और हम दोनों को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग अपने लिहाज से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वाई नॉट कि हम इनकी एग्जांपल्स करें और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझें। ये करने से पहले आप याद रखिएगा कि ये वाला जो टेबल अब आपके सामने खुला हुआ है, ये मैंने यहाँ पे एंड और के बीच में एंड ऑपरेटर और इसके अलावा और ऑपरेटर के बीच में फ़र्क करने के लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। आप काइंडली इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। सो मैं इसको आपके सामने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ कि सपोज़ करें कि मैं आंसर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। हमारे पास एक रिलेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ग्रेटर दैन 5। डेफिनेटली 4 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5, तो हमारे पास इसका जो जवाब है वो फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, और आप देख रहे हैं कि इसका जवाब मेरे पास फॉल्स प्रिंट हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली 4 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5। अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करता हूँ, और वो ये है कि मैं इसके साथ एक और ऑपरेटर लगा रहा हूँ। वैसे तो पहले एंड ऑपरेटर करवाना चाहिए, बट मैं और ऑपरेटर को पहले डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरा रिलेशन है मेरे पास 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। अगर आप इसके अंदर ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि 4 ग्रेटर दैन 5 तो फॉल्स है, बट 3 ग्रेटर दैन 2 जो है ये ट्रू है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर ये लॉजिक आपको याद रखनी पड़ेगी कि और ऑपरेशन के अंदर मैं ये बात आपको यहाँ पे कमेंट्स के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ कि एक बात याद रखिएगा कि और ऑपरेशन जो है, और ऑपरेशन इज़ लॉजिकल एडिशन। ठीक है जी, ये लॉजिकल एडिशन होती है। फाइन। और लॉजिकल एडिशन से मुराद यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस में से एक एक्सप्रेशन भी अगर ट्रू हो जाए तो आउटपुट हमारे पास ट्रू होगी। मैं इसको चीज़ को ऐसे समझा देता हूँ कि अगर आप ये देखें कि 4 ग्रेटर दैन 5 हमारे पास क्या है, 4 ग्रेटर दैन 5 तो हमारे पास फॉल्स है। ठीक है जी। आप सपोज करें कि फॉल्स इज़ इक्वल टू 0, हम फॉल्स को 0 मान लेते हैं, और बीच में और ऑपरेशन है, और दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है या दूसरा जो हमारे पास रिलेशन है बेसिकली 3 ग्रेटर दैन 2, वो हमारे पास बेसिकली ट्रू है, जिसको हम लोग 1 रख लेते हैं। सो सादा अल्फाज में 0 का और ऑपरेशन 1 के साथ बेसिकली हमारे पास क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू ट्रू, या हम उसको कहेंगे 1। सो इसलिए मैं इसको लॉजिकल एडिशन कह रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकल एडिशन में अगर आप देखें तो 0 प्लस 1, बेसिकली हम इसको प्लस कहते नहीं, क्योंकि प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और एक लॉजिकल ऑपरेटर है, बट स्टिल हम लोग और को समझने के लिए अगर अब यहाँ पे हम इसको प्लस मान लें थोड़ी देर के लिए, सो 0 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी हम प्लस को और को सेम नहीं कहते, क्योंकि प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड दैट्स इट। सो अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है, क्योंकि एक आंसर मेरे पास फॉल्स है बट दूसरा आंसर मेरे पास ट्रू है। सो फॉल्स का और ऑपरेशन ट्रू के साथ जो है वो मेरे पास ट्रू आएगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग एंड ऑपरेशन के बारे में मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर करें। सो वाई नॉट कि मैं इसको ए के इक्वल रख लेता हूँ, ताकि मेरे पास जो है ए के अंदर
वेरिएबल ए के अंदर इसकी वैल्यू भी स्टोर हो जाए। क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करवा दिया इसलिए मैं प्रिंट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मेमोरी के अंदर वेरिएबल ए का जो आंसर है वो मेरे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है जी। सो अगर मैं अपनी नेविगेशन पेन के यहाँ राइट साइड के ऊपर देखूँ तो आप देख रहे हैं कि वेरिएबल ए का जो आंसर है वो मेरे पास ट्रू आ रहा है। सिमिलरली अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल b इज़ इक्वल टू एक वैल्यू मेरे पास फॉर एग्जांपल लेट अस से कि 4 इज़ फॉर एग्जांपल लेस देन 5, ये एक मेरे पास एक ट्रू आंसर है, और देन वी हैव 2 इज़ ग्रेटर देन 1। सो आप देख रहे हैं कि इन दोनों केसेस के अंदर जो मेरे पास 4 लेस देन 5 है ये भी मेरे पास ट्रू है, दैट इज़ इक्वल टू 1 इसको मान लेते हैं, बीच में और ऑपरेशन है, और देन मेरे पास 2 ग्रेटर देन 1 भी एक ट्रू ऑपरेशन है। सो विच मीन्स कि मेरे पास दोनों ही ट्रू हैं। सो डेफिनेटली 1 का और ऑपरेशन 1 के साथ जो है दैट वुड बी इक्वल टू ट्रू, या इसको हम लोग कहेंगे कि दैट इज़ इक्वल टू 1। फाइन। सो अब आप मेरी बात शायद समझ गए हो कि और ऑपरेशन में एक भी आंसर ट्रू हो, मैं इस बात को ऐसे समझा लेता हूँ कि अगर और ऑपरेशन में एक भी आंसर ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू होती है। सो मैं इसके अलावा सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें जवाब फॉल्स होगा, और वो ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 इज़ ग्रेटर देन 5 ये भी फॉल्स है, और फॉर एग्जांपल 3 इज़ ग्रेटर देन 6 ये भी फॉल्स है। सो मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी भी फॉल्स है, बीच में मेरे पास और ऑपरेटर, और उसके अलावा मेरे पास जो सेकंड जो मैंने रिलेशन लिखा है, जो पॉसिबिलिटी लिखी है वो भी मेरे पास फॉल्स है, लिहाजा इसका जो जवाब है दैट वुड बी इक्वल टू फॉल्स और 0। सो इसका मतलब है कि इसका जवाब मेरे पास 0 रिटर्न होगा, बिकॉज 4 ग्रेटर देन 5 भी फॉल्स है और 3 ग्रेटर देन 6 भी फॉल्स है। तो दोनों कंडीशन क्योंकि मेरे पास फॉल्स हो चुकी हैं, इसलिए मेरे पास जो इसका जवाब है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट साइड के अगर आप देखें तो सी की वैल्यू मेरे पास फॉल्स आ रही है। ये मेरे पास होता है जी और ऑपरेशन। और ऑपरेशन हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, या दो से ज़्यादा रिलेशंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ d इज़ इक्वल टू एक हम रिलेशन लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 ग्रेटर देन 1 जो कि फॉल्स है, फिर इसका मैं और ऑपरेशन ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3 इज़ लेस देन फॉर एग्जांपल 5 जो कि ट्रू है, और फिर मैं और ऑपरेशन ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 4 इज़ ग्रेटर देन 7। अब शायद आपको मेरी बात यहाँ से मज़ीद समझ आए कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि 3 ग्रेटर देन 1 को अगर मैं देखूँ तो 3 ग्रेटर देन 1 इज़ अ फॉल्स कंडीशन, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0। और इसका और ऑपरेशन मैं ले रहा हूँ 3 लेस देन 5 जो कि एक ट्रू कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। आप थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको इग्नोर करें तो अगर आप इन दोनों को देखें तो एक कंडीशन मेरे पास फॉल्स है, दूसरी कंडीशन मेरे पास ट्रू है। तो और ऑपरेशन में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाती है, ट्रू। तो सबसे पहले तो इन दोनों का जवाब मेरे पास क्या आ गया, ट्रू। सो इन दोनों का जवाब मेरे पास आ गया ट्रू। सो अब ये समझे कि बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब मैं ट्रू का अगर और ऑपरेशन लूँ फर्दर किसके साथ, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, फर्दर मैं इसका और ऑपरेशन लूँ इसके साथ 4 ग्रेटर देन 1 क्या है जी, 4 ग्रेटर देन 1 मेरे पास फॉल्स कंडीशन है। डेफिनेटली 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, आई एम सॉरी, नॉट ग्रेटर देन 1, 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, दैट इज़ अ फॉल्स कंडीशन। सो एक ट्रू है और इसका और ऑपरेशन एक फॉल्स के साथ। सो मैंने अगेन आपको बताया कि अगर एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो जो एक भी वैल्यू मेरे पास ट्रू हो जाए, विच मीन्स के और ऑपरेशन की वजह से अगर एक भी मेरे पास जो वैल्यू ट्रू हो तो और ऑपरेशन की वजह से उसका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। होपफुली आपको ये वाली स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। सो दैट इज़ बेसिकली ट्रू ऑपरेशन। सो इन समरी और ऑपरेशन में आपने एक बात याद रखनी है कि और ऑपरेशन में अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो मेरे पास आउटपुट क्या हो जाती है, ट्रू। और अगर मैं 2 से ज़्यादा बार और ऑपरेशन को अप्लाई करूं, 2 से ज़्यादा रिलेशंस के ऊपर, आई एम सॉरी, या एक से ज़्यादा बार और ऑपरेशन अप्लाई करूं तो ये स्टेप्स में होगा। पहले इन दोनों का और ऑपरेशन होगा और फिर इसका आंसर जो है उसका और ऑपरेशन इसके साथ होगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं एंड ऑपरेशन की। एंड ऑपरेशन के बारे में आपने याद रखना है कि एंड ऑपरेशन जो है ये मेरे पास लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होती है जी, ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग सिंपली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हैं, बट अगेन याद रखिएगा कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेशन होता है और
अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन जिसको आप लोग क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं, ये वो वाली मल्टीप्लिकेशन होती है। सो इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि ये सेम नहीं होते हैं। अगर आप DLD का कोर्स ले रहे हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का, तो आपको इनके बीच में फ़र्क भी पता होगा। अब हम लोग जल्दी से एंड ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। सपोज करें कि A इज़ इक्वल टू एक मैं इसके अंदर जो है रिलेशन मैं रखता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 इज़ ग्रेटर देन 2। डेफिनेटली ये एक फॉल्स मेरे पास इसका आंसर होगा। इसका मैं अब एंड ऑपरेशन ले रहा हूँ एक ट्रू कंडीशन के साथ, फॉर एग्जांपल 3 इज़ लेस देन 4। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास पहली चीज़ तो ट्रू है, बिकॉज 3 ग्रेटर देन 2 जो है ये एक ट्रू मेरे पास रिलेशन है। लेकिन इसका जब मैं एंड ऑपरेशन करवाऊँगा एक फॉल्स रिलेशन के साथ, दैट इज़ 3 इज़ लेस देन 4, दैट इज़ अ फॉल्स, जिसका जवाब बेसिकली इस रिलेशन का क्या होगा, फॉल्स होगा। तो याद रखिएगा कि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि एंड ऑपरेशन एक लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0 या फॉल्स। ठीक है जी। सो एंड ऑपरेशन के अंदर आपने एक बात याद रखनी कि अगर एंड ऑपरेशन में इन दोनों में से, क्योंकि हम हमारे पास एंड ऑपरेटर है वो दो रिलेशन के बीच में ही अप्लाई होगा, एक रिलेशन भी फॉल्स हो तो आउटपुट कंफर्म हमारे पास फॉल्स होगी, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 हो जाती है। ठीक है जी। सो इसी तरह से सपोज करें कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 इज़ लेस दैन 5, जो कि ट्रू कंडीशन, लेकिन मैं एंड ऑपरेशन इसका ले रहा हूँ 5 इज़ ग्रेटर दैन 9। अब यहाँ पे भले के मेरे पास जो पहली स्टेटमेंट है, बल्कि इनफैक्ट जो तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वाई नॉट के मैं इसको फॉल्स करूँ। पहली कंडीशन में फॉल्स कर रहा हूँ, दूसरी कंडीशन में ट्रू कर रहा हूँ कि 3 ग्रेटर दैन 5 जो है ये मेरे पास एक, आई एम सॉरी, ये बेसिकली मेरे पास एक फॉल्स, इस रिलेशन का आंसर मेरे पास फॉल्स है, और इसका एंड ऑपरेशन मैं ले रहा हूँ 5 इज़ लेस देन 9, जो कि बेसिकली एक ट्रू रिलेशन है। लेकिन क्योंकि एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो जब 0 इस का एड ऑपरेशन होगा 1 के साथ, जब ये लॉजिकली मल्टीप्लाई होंगे, सो इनका आंसर अगेन मेरे पास क्या होगा, 0। होपफुली आप एंड ऑपरेशन के बारे में बात समझ गए होंगे। सो वाई नॉट के हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जिसमें हम लोग 3 रिलेशन ले लेते हैं। एक रिलेशन हम लेते हैं 3 इज़ ग्रेटर दैन 4, जो कि एक फॉल्स कंडीशन है। इसका मैंने एंड ऑपरेशन लिया, फॉर एग्जांपल 6 इज़ लेस दैन 7, जो कि ट्रू कंडीशन है, और फिर मैंने इसका एंड ऑपरेशन लिया 7 इज़ लेस दैन 8। सो आप देख रहे हैं कि मैं टाइम सेव करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कि मेरे पास पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन जो है वो ट्रू है। पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। 3 ग्रेटर दैन 4 ये फॉल्स हो गया, 6 लेस दैन 7 ये मेरे पास ट्रू है। ठीक है जी। तो जब मैं सबसे पहले, क्योंकि ये मेरे पास अब 2 एंड ऑपरेशंस हो गए हैं और 3 रिलेशंस हो गए, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा। याद रखिएगा कि ये लेफ़्ट टू राइट हमारे पास प्रोसीड करता है, इसके अंदर कोई प्रेसिडेंस नहीं होती है। मतलब इसमें ये नहीं होता कि पहले एंड होगा या और होगा। जो ऑपरेटर पहले लिखा हुआ है पहले वो परफॉर्म होगा, पहले एंड होगा फिर ये एंड होगा। अगर और लिखा होता तो वो हम अगले एग्जांपल में देखेंगे। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सो 3 ग्रेटर दैन 4 फॉल्स हो गया, 6 लेस दैन 7 हमारे पास ट्रू हो गया। लिहाजा इन दोनों में से क्योंकि एक वैल्यू 0 है, सो इसका जो एंड ऑपरेशन है दैट वुड बी इक्वल टू फॉल्स और इक्वल टू 0। और फर्दर जब हम इसके अंदर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ तक मेरे पास आंसर क्या हो गया, यहाँ तक मेरे पास आंसर फॉल्स हो गया। और जब इसका मैं ऐड ऑपरेशन लूँगा किसके साथ, 7 लेस दैन 8, जो कि क्या है, एक ट्रू कंडीशन है। बट अगेन आप देख रहे हैं कि क्योंकि एक 0 है और एक 1 है, सो जब ये दोनों लॉजिकली मल्टीप्लाई होगा, जिनका जब एंड ऑपरेशन होगा, सो आंसर वुड बी फॉल्स और इक्वल टू 0। फाइन। सो होपफुली आप यहाँ तक मेरी बात समझ गए हैं। सो जब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया था, और यहाँ पे एंड ऑपरेशन था मेरे पास एक ट्रू कंडीशन के साथ, और मैंने आपको बताया कि इसका जो आंसर है दैट वुड बी इक्वल टू फॉल्स। सो सिंपल इज़ डैट कि जब मेरे पास मल्टीपल टाइम एंड ऑपरेशन आ रहा हो, तो इन सब में से एक भी रिलेशन अगर 0 होगा तो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगी, फॉल्स या 0। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि सी का जो आंसर है मेरे पास, यहाँ पे जो सी का आंसर है वो फॉल्स है। अब हम लोग लास्ट चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जब हमारे पास एंड और ऑपरेशंस एक साथ आएँ तो तब क्या होगा। सपोज करें कि a इज़ इक्वल टू, एक हम ले लेते हैं 3 ग्रेटर दैन फॉर एग्जांपल 4, जो कि फॉल्स कंडीशन है। मैंने इसका और ऑपरेशन लिया 6 लेस दैन फॉर एग्जांपल 9, जो कि ट्रू कंडीशन है, और फिर मैंने इसका एंड लिया 5 इज़ फॉर एग्जांपल
इज़ लेस दैन 1 या 5 इज़ ग्रेटर दैन 1। चलें जी, अब इस रिलेशन में आप देखें कि सबसे पहले तो मेरे पास इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन होगा। ठीक है जी, 3 ग्रेटर दैन 4 ये एक फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, और ये 0 है, और इसका मैं और ऑपरेशन ले रहा हूँ 6 लेस दैन 9 के साथ, जो कि एक ट्रू कंडीशन है। ठीक है जी, सो इन दोनों में से एक फॉल्स है और एक ट्रू है। तो मैंने आपको बता दिया कि और ऑपरेशन में एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आउटपुट कंफर्म क्या होती है, ट्रू होती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हमारे पास आंसर हो गया इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो अभी हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब है कि बेसिकली यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। अब इस ट्रू का एंड ऑपरेशन हो रहा है किसके साथ, 5 ग्रेटर देन 1 के साथ। ठीक है जी, सो अब इसका एंड ऑपरेशन हो रहा है। अब मुझे बताएं 5 ग्रेटर देन 1 क्या है। 5 ग्रेटर देन 1 भी ट्रू है, क्योंकि डेफिनेटली 5 जो है वो 1 से डेफिनेटली बड़ा ही होता है। सो अब मैं एक 1 का एंड ऑपरेशन ले रहा हूँ 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 का एंड ऑपरेशन 1 के साथ क्या होगा, डेट वुड बी इक्वल टू 1 या ट्रू। सो इस पूरे का आंसर मेरे पास क्या होगा, इस पूरे का आंसर मेरे पास हो जाएगा ट्रू। ठीक है जी, सो अब मैं मेमोरी क्लियर करके इसको रन करता, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो ए का आंसर है वो क्या आ रहा है, वो ट्रू आ रहा है। होपफुली आप एंड और नॉट ऑपरेशंस को समझ गए होंगे। नॉट ऑपरेशन को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इन स्लाइड्स में से ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे की हुई हैं, इनको आप ज़रूर यहाँ पे जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ मैंने इक्वल ऑपरेटर के साथ भी की हुई है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सपोज करें कि ए इज़ इक्वल टू, लेट अस सपोज के मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 4 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है जी, और इसका मैं और ऑपरेशन कराता हूँ, लेट अस से 5 इक्वल टू 7। अब आप देख रहे हैं कि 4 इज़ इक्वल टू 4, ये तो ट्रू है, डेफिनेटली 4 4 के इक्वल होता है, बट 5 इक्वल टू 7 ये फॉल्स कंडीशन है। सो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका आंसर आपको नज़र आएगा, वो बेसिकली हमारे पास ट्रू होगा, क्योंकि इनमें से एक तो ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, बट ये वाली कंडीशन मेरे पास क्या है, ये फॉल्स है। तो आप याद रखें कि और ऑपरेशन में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू होता है। होपफुली आपको एंड और ऑपरेशन की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो चीज़ रह जाती है वो हमारे पास है नॉट ऑपरेशन। ठीक है जी, नॉट ऑपरेशन बड़ी सिंपल चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि मैं लिखता हूँ 3 इज़ ग्रेटर दैन 7। ठीक है जी, ये एक फॉल्स हमारे पास रिलेशन है, इस रिलेशन का जो आंसर है वो फॉल्स है। सो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो अब देखते हैं कि हमारे पास ए का जो आंसर है वो फॉल्स आ रहा है। ठीक है जी, अगर मैं इससे पहले लिख दूँ नॉट, ठीक है, और आपने एक स्पेस भी देनी है, ये बात याद रखिएगा। सो अब होगा क्या, 3 ग्रेटर देन 7 फॉल्स है, लेकिन ये नॉट लिखने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये नॉट लिखने की वजह से ये ट्रू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अब इसका आंसर क्या हो गया है, ट्रू। तो इससे पता नहीं चला कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो नॉट की वजह से ये ट्रू हो जाएगी, अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 इज़ लेस देन 7, 3 इज़ लेस देन 7 का आंसर हमारे पास ट्रू है, बट इस नॉट की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि अब इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। सो ये एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे लिखी हुई है, मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। इसी तरह से मैंने नॉट इक्वल टू भी लिखा हुआ है, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे आपके सामने रन कर देता हूँ। ये मैंने डायरेक्ट प्रिंट कमांड का इस्तेमाल किया हुआ है, आप चाहे प्रिंट कमांड के ज़रिए कर लें, चाहे आप किसी वेरिएबल की इक्वल वैल्यू रख के कर लें, जब आपकी मर्ज़ी है। सो मैं देख रहा हूँ कि 4 इक्वल टू 5 ये एक फॉल्स कंडीशन है, 3 नॉट इक्वल टू 3 ये भी फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि डेफिनेटली 3 3 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला फॉल्स है और ये वाला भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स होंगे तो इनके बीच में एंड ऑपरेशन होगा, डेट इज़ 0 या फॉल्स मल्टीप्लाई बाय 0। तो इस पूरे का आंसर मेरे पास 0 या फॉल्स होगा, तो इसका तो आंसर मेरे पास हो गया फॉल्स। ठीक है जी, और जब इसका मैं जो है और ऑपरेशन कराऊंगा 6 नॉट इक्वल टू 5, 6 नॉट इक्वल टू 5 एक ट्रू कंडीशन है, लिहाजा इसका जो आंसर है मेरे पास वो ट्रू होगा, दैट इज़ द फाइनल आंसर वुड बी ट्रू। फाइन, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे ये बात लिखी हुई भी है,
तो मैं चाहूँगा कि ये आपको ज़्यादा बेहतर तब समझ आएगा जब आप इसकी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे। सो व्हाई नॉट कि आप थोड़ी देर के लिए स्लाइड्स को इसी स्टेज के ऊपर जो है वो थोड़ा सा पॉज दें और इसकी आप प्रैक्टिस करें और जो मैंने आपको बताया उसको दोबारा से रिवाइज करें और कुछ सेकंड्स के ब्रेक के बाद मैं इसी पॉइंट से दोबारा जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करूँगा। अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया है तो मैं चाहूँगा कि आप इन सारी एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करें और आप हर एक पॉसिबिलिटी को अप्लाई करके देखें। अब हम लोग अगली चीज़ की तरफ जो आ रहे हैं, जो कि जहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग जो है उसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से जो है हमें क्लियर करने पड़ेंगे। उसके अंदर हमारे पास जो पहली चीज़ आ रही वो है कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल एग्जीक्यूशन। जितने भी आपने ये ऑपरेशंस पढ़े हैं जिसमें हमारे पास पहले तो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सिमिलरली हमारे पास एंड और नॉट ऑपरेशंस। अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे और हम एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर चलेंगे और ये कंडीशंस हम लोग किसके ज़रिए देंगे? ये कंडीशन हम लोग इन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर के ज़रिए देंगे, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इन्हीं को हम लोग कंडीशंस कह रहे हैं। ठीक है जी। और इन्हीं कंडीशंस की बेस के ऊपर हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर रन होती हैं। कंडीशनल एग्जीक्यूशंस के अंदर जो हम लोग चीज़ पढ़ेंगे वो उसके अंदर हम लोग जो पहली चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है इफ़ एल्स या एल्स इफ़। ये तो आज हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे इफ़ एल्स को। इसके हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को आज पढ़ लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफ़ एल्स के कुछ प्रोग्राम्स और एल्स इफ़ के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले तो वर्ड से क्लियर होगा जो है हो रहा होगा कि इफ़ एल्स में हमारे पास ये होता है कि अगर इफ़ वाला पार्ट ट्रू है तो वो रन होगा, अगर इफ़ वाला पार्ट ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। लिहाजा इसलिए हम इसको इफ़ एल्स बोलते हैं। बजाय इसके कि हम लोग इसको थ्योरेटिकली डिस्कवर करें तो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए इसका सिंटैक्स समझा देता हूं। लिहाजा आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस इसके स्ट्रक्चर को समझना है और इसके कुछ प्रोग्राम्स जो हैं उसमें से एक प्रोग्राम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आज डिस्कस करूँगा। बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हमारा कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। सपोज करें कि हम लोग यहाँ पे यूज़र से एक वैल्यू लेते हैं x इज़ इक्वल टू इंटीजर इनपुट, या वाई नॉट के पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x को मैंने एक वैल्यू असाइन की 8। फाइन, अभी हम यूज़र से इनपुट नहीं लेते हैं। सो इस मीन कि x इज़ इक्वल टू इंटीजर और 8। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो वेरिएबल x को विद डाटा टाइप इंटीजर वैल्यू असाइन होगी है 8। फाइन, अब मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने लिखना होता है इफ़। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान से समझनी है। इफ़ एक कीवर्ड है, ये एक बिल्ट इन हमारे पास एक कीवर्ड है और ये वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर आपने इसके आगे चाहे तो स्पेस दे दें, बेहतर होता है कि स्पेस ना दी जाए और आप इसके आगे पैरेंथेसिस लगा दें। अब इसके अंदर आप अपनी कंडीशन लिखते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x इज़ लेस देन फॉर एग्जांपल 7। ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक कॉलन। ये तरीका होता है जी इफ़ लिखने का। ठीक है, तो पहले आप इफ़ लिखते हैं, फिर आप पैरेंथेसिस डालते हैं और फिर आप अपनी कंडीशन लिखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा फॉर एग्जांपल लेट अस से हेलो। ठीक है जी, और फिर मैं आ जाता हूँ। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी आप यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो स्पाइडर में आप काम कर रहे हो, चाहे टोनी पाइथन में काम कर रहे हो, नो मैटर आप कौन से कंपाइलर पे काम कर रहे हैं, जब भी इस वाले पार्ट के आगे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि थोड़ी सी स्पेस वो यहाँ पे छोड़ देता है। तो ये स्पेस देना ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग टैब कहते हैं, और ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि ये जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है ये इस इफ़ का हिस्सा है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से एंटर जब प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली उसने थोड़ी सी स्पेस यहाँ छोड़ दी। स्पेस देना ज़रूरी होता है। सो मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ इफ़ और x इज़ लेस देन 7 और एक कॉलन। ये आपको शिफ्ट के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने एंटर दबाया तो इसने स्पेस दी। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो। इसके बाद मैंने दोबारा से एंटर दबाया तो आप देख रहे हैं कि वो मुझे फिर थोड़े से गैप के बाद ले आया। अगर मैं इफ़ से बाहर निकलना चाहता हूँ, अगर मैं इस इफ़ से
अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मुझे एक मेरे पास एक स्क्रॉल टाइप आ रहा है, और अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आप ये देखेंगे कि ये इसको क्लोज कर देगा। ठीक है जी, इसको दबाने से ये ओपन कर रहा है, उसको प्रेस करने से ये इसको क्लोज कर रहा है। ठीक है, इससे पता नहीं चलता कि जो भी यहाँ लिखा हुआ है ये इफ़ का हिस्सा है। ठीक है जी, जो भी इसके नीचे लिखा हुआ है ये बेसिकली इफ़ का हिस्सा है। तो ये जो प्रिंट हेलो लिखा हुआ है दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस इफ़। फाइन, चलें जी, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इस इफ़ को मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। थोनी पाइथन में ये वाला फीचर नहीं है जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया, ये सिर्फ स्पाइडर के अंदर अवेलेबल है। अब मैंने फिर एंटर प्रेस किया तो अभी भी मैं इस इफ़ के अंदर ही हूँ। तो अगर मैं इससे बाहर निकलना चाहता तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बैक स्पेस दूंगा, और जब मैं बैक स्पेस दूंगा तो अब मैं इफ़ से बाहर निकल आया हूँ। अब मैं जो भी लिखूंगा वो इफ़ से बाहर होगा, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एल्स। याद रखिएगा हमेशा एक बात, एल्स के आगे कभी भी कंडीशन नहीं आती। ठीक है, तो एल्स हमेशा अकेला लिखा जाता है और उसके बाद हम लगा देते हैं कॉलन। जैसे कि इफ़ के बाद मैंने एंटर दबाया था तो एक टैब आ गया था, इसी तरह एल्स के बाद भी जब मैं एंटर दबाऊंगा तो एक टैब आएगा। सो मैंने एल्स के बाद एंटर दबाया और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट वाइड। ठीक है जी, अब इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। सबसे पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में मैं बता दूं कि अब हमारे पास या तो स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट होगा या स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड प्रिंट होगा, डिपेंड करेगा कि कंडीशन कौन सी ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 8। फाइन, सो वाई नॉट के मैं आपको यहाँ पे इनफैक्ट वाई नॉट के मैं आपको चलें मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप समझें कि 8 लिखी हुई है। ठीक है जी, मुझे आप बताएं कि क्या 8 इज़ लेस देन 7? डेफिनेटली 8 इज़ नॉट लेस देन 7, लिहाजा ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। क्योंकि इफ़ वाला पार्ट हमारे पास फॉल्स हो गया, लिहाजा इफ़ वाला पार्ट हमारे पास रन नहीं होगा। ठीक है जी, तो इफ़ वाले पार्ट क्योंकि ये वाली हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ये वाला पार्ट हमारे पास रन नहीं होगा, ये वाला सारा पार्ट हमारे पास रन नहीं होगा, और प्रोग्राम जंप करके कौन से वाले पार्ट की तरफ आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट की तरफ। दैट इज़ द पॉइंट। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कि अब हमारे पास एग्जीक्यूशन होगी या इफ़ वाले पार्ट की या एल्स वाले पार्ट की, डिपेंडिंग अपॉन के यहाँ पे कंडीशन क्या है। ठीक है जी, तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। मैंने इस कोड को रन किया तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है, स्क्रीन पे हमारे पास प्रिंट हो रहा है वर्ल्ड, हमारे पास हेलो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इफ़ वाला पार्ट हमारे पास फॉल्स है। अब आप सपोज करें कि मैं x को लेस देन कर देता हूँ 12, विच मीन्स कि अब 8 इज़ लेस देन 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। सो x इज़ लेस देन 12 विच मीन्स कि 8 इज़ लेस देन 12। अब 8 इज़ लेस देन 12 जो है ये ट्रू कंडीशन है। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है इसलिए इफ़ वाला पार्ट रन होगा और अब एल्स वाला पार्ट रन नहीं होगा। सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज़ लेस देन 12 और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखते हैं कि अब मेरे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ है, अब मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट हुआ हेलो। उसकी रीज़न यही थी कि हमारे पास इफ़ वाला पार्ट जब ट्रू हो जाए तो एल्स वाला पार्ट किसी भी सूरत रन नहीं होता। इसके बाद अब जो मर्जी लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एक एंटर दबा के मैं फिर अगेन याद रखिएगा कि जब तक मैं एंटर प्रेस करता रहूँगा तब तक मैं एल्स वाले पार्ट में रहूँगा, और एल्स वाले पार्ट से बाहर निकलने के लिए एंटर प्रेस करने के बाद मैंने बैक स्पेस देना है। ठीक है जी, अगर मैं इफ़ के बाद भी प्रेस करूँगा तो आप देखते हैं कि वो हमेशा एक टैब देता है। इस टैब से बाहर निकलने के लिए याद रखिएगा हमेशा कि आपने बैक स्पेस देनी है, और एक स्पेस देने से भी इन दोनों के बीच में भी मैंने एक स्पेस दिया, इससे भी कुछ नहीं होता। मैंने एंटर प्रेस किया। अब सपोज करें कि मैंने बाहर लिख दिया प्रिंट, मैंने बाहर लिख दिया प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। तो अब आप एक चीज़ को याद रखें कि जो ये वाली लाइन है जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम, ये ना एल्स का हिस्सा है ना ये इफ़ का हिस्सा है। इसका मतलब है नो मैटर कि हमारे पास इफ़ रन हो या इफ़ वाला पार्ट रन हो या एल्स वाला पार्ट रन हो, यह वाला पार्ट हमारे पास हमेशा रन होगा, क्योंकि ना ये इस इफ़ का हिस्सा है और ना ही ये इस एल्स का पार्ट है। विच मीन्स के इट इज़ वेरी एविडेंट कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, जो हमेशा रन होगी नो मैटर कि इफ़ वाला पार्ट रन हो रहा है या एल्स वाला पार्ट रन हो रहा है। सो अब आप सपोज करें कि आप इसी कंडीशन में इसको रन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इफ़ वाला पार्ट जो है वो ट्रू है, क्योंकि x लेस देन 12 या 8 लेस देन 12 वाला जो पार्ट है
ये हमारे पास ट्रू है, लिहाजा हमारे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, हेलो। लेकिन इसको प्रिंट करने के बाद हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एंड ऑफ प्रोग्राम भी प्रिंट होगा। तो देखें, उसने पहले प्रिंट किया हेलो और फिर उसके बाद उसने प्रिंट किया एंड ऑफ प्रोग्राम। ये वाला पार्ट मेरे पास रन नहीं हुआ, क्योंकि आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि इफ़ और एल्स वाले पार्ट में से हमेशा सिर्फ एक पार्ट ही रन होता है। यहाँ पे मैं आपके इस लेक्चर को एंड करता हूँ, और आप चाहें तो इसी एग्जांपल की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ को, दैट इज़ नेस्टेड जो है इफ़ एल्स को जब हम डिस्कस करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 7। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 8। थैंक यू।